नमस्कार। आज हमारे सामने एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार छिपा है, एक्सट्रीम ओनरशिप। यानी अपने जीवन में होने वाली हर एक चीज की, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, पूरी जिम्मेदारी लेना। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई अच्छा लगने वाला मोटिवेशनल विचार नहीं है। सही है। ये एक मानसिकता है, एक पूरा फ्रेमवर्क है जो हमें बहाने बनाने और दूसरों पर दोष मढ़ने के जाल से बाहर निकालता है। अच्छा। ये सोर्स हमें यही बताता है कि जब हम हर परिस्थिति की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारे हाथ में असल ताकत आ जाती है। ठीक है, तो चलिए परत दर परत खोलते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का मिशन यही समझना है कि जिम्मेदारी लेने का ये जो चरम रूप है वो असल में दिखता कैसा है, ये लीडरशिप को कैसे बदलता है, और कौन सी एक चीज है जो हमें ऐसा करने से हमेशा रोकती है। तो ट्रांसक्रिप्ट की शुरुआत एक बहुत ही गहरे और कह सकती हूँ सीधे सवाल से होती है। क्या हम सच में अंदर से मजबूत हैं या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मजबूत होने का नाटक करते हैं? और सोस का तर्क है कि इसका असली जवाब इस बात में छिपा है कि हम अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं। और यहीं पे एक्सट्रीम ओनरशिप का सिद्धांत सामने आता है। इसका मतलब बहुत सीधा है। क्या? अपनी जिंदगी की हर नाकामी, हर निराशा, हर कमी, इन सब के लिए किस्मत, सिस्टम, हालात या दूसरों को दोष देना बंद करना। सोच के मुताबिक ये सब हमारी कमजोरी को छिपाने के बहाने हैं। असली ताकत तो तब शुरू होती है जब आप कहते हैं जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो ये कहना जितना आसान है, असल में करना उतना ही मुश्किल। बहुत मुश्किल। इसे बेहतर ढंग से समझाने के लिए सोस में 2008 के इराक युद्ध की एक असल घटना का जिक्र है। हाँ, ये कहानी इस पूरे विचार की नींव है ना? बिल्कुल। ये कहानी है नेवी सील्स के कमांडर जोको विलिंग की। रामादी शहर में एक मिशन के दौरान वो हो गया जो हर सैनिक का सबसे बड़ा डर होता है। क्या हुआ था? फ्रेंडली फायर, मतलब अपनी ही फौज से हमला। ओहो। आप सोचिए, चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, भ्रम और अफरा तफरी का माहौल है, और ये समझना नामुमकिन हो गया था कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन। मतलब? अमेरिकी सैनिक गलती से अपनी ही एक नेवी सील स्नाइपर टीम पर फायरिंग कर रहे थे। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। और हालात इतने बिगड़ गए थे कि एक एयर स्ट्राइक का आदेश तक दे दिया गया। अगर वो हो जाती तो कई अमेरिकी सैनिक अपने ही साथियों के हाथों मारे जाते। ये तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। तो जब ये सब खत्म हुआ और इस भयानक गड़बड़ की जांच शुरू हुई, तब तो जाहिर है किसी न किसी को बलि का बकरा बनाया जाता। बिल्कुल। यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। जोको विलिंग ने क्या किया? देखिए, उनके पास 100 बहाने थे। वो आराम से कह सकते थे कि कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया, या सामने वाली यूनिट ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, या भाई युद्ध का माहौल ही ऐसा था। हाँ, कुछ भी कह सकते थे। वो अपने बड़े अधिकारी और अपनी पूरी टीम के सामने खड़े हुए हैं तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही। क्या? उन्होंने कहा, इस मिशन में जो कुछ भी गलत हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। एक मिनट, उन्होंने पूरी की पूरी गलती खुद पर ले ली। हाँ। ये तो सीधे सीधे अपना करियर खत्म करने जैसा है। एक कमांडर के लिए ऐसी गलती मानना, तो इसका नतीजा क्या निकला? मुझे तो लग रहा है कि नतीजा हमारी और आपकी सोच के बिल्कुल उल्टा था। और यहीं पर एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सबक छुपा है। जब एक लीडर सबके सामने अपनी गलती मानता है तो वो टीम के बाकी लोगों के लिए भी अपनी गलतियां स्वीकार करने का एक सुरक्षित माहौल बना देता है। अच्छा? किसी को भी खुद को बचाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। सबका ध्यान किसकी गलती है से हटकर इसे ठीक कैसे करें पर आ गया। दोष देने का खेल वहीं खत्म हो गया। मतलब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेकर पूरी टीम को एक दूसरे पर उंगली उठाने से बचा लिया। बिल्कुल। और इसका असर देखिए, उनकी टीम उनके खिलाफ नहीं हुई, बल्कि उनका सम्मान और बढ़ गया। कमाल है। उनके सीनियर्स का उन पर भरोसा टूट सकता था अगर वो बहाने बनाते, लेकिन सच बोलने से उनका भरोसा और भी गहरा हो गया। उन्होंने जोको में एक ऐसा लीडर देखा जो समस्या से बड़ा था, जो अपने अहंकार से बड़ा था। ये घटना सिखाती है कि जहां दोष देना शुरू होता है वहीं तरक्की रुक जाती है, और जहां जिम्मेदारी ली जाती है वहीं से आप समाधान ढूंढने की ताकत रखते हैं। ये वाकई कमाल है कि एक अकेले इंसान का जिम्मेदारी लेना पूरी टीम की सोच बदल सकता है। लेकिन ये तो एक टॉप कमांडर की बात हुई जो पहले से ही लीडरशिप की पोजीशन में थे। सोर्स इस बात को और गहराई से समझाता है कि कैसे लीडरशिप किसी भी लेवल पर असर डालती है ना? हाँ, और इसके लिए नेवी सील ट्रेनिंग का एक और बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। अच्छा? ये एक तरह का लीडरशिप एक्सपेरिमेंट था। ट्रेनिंग के दौरान नाव चलाने वाली कई टीमें थीं। एक टीम थी जो हर रेस में पहले नंबर पे आ रही थी, और एक दूसरी टीम थी जो हर बार आखिरी आते थे। एग्जैक्टली। हारने वाली टीम का हाल बहुत बुरा था।
सब थके हुए, निराश और एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। तब इंस्ट्रक्टर ने, जो कि जोको विलिंग ही थे, उन्होंने एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया। हाँ, उन्होंने दोनों टीमों के लीडर्स को आपस में बदल दिया। बिल्कुल। विनिंग टीम का लीडर अब उस टीम को लीड कर रहा था जो हमेशा हारती थी, और लूजिंग टीम का लीडर वो विनिंग टीम में चला गया। और अगली ही रेस में जो हुआ वो हैरान करने वाला था। जो टीम कुछ देर पहले तक लगातार हार रही थी, वो रेस जीत गई, और जो टीम हमेशा जीत रही थी, वो बुरी तरह पिछड़ गई। अब सोचने वाली बात यह है कि लोग वही थे, नाव वही थी, हालात भी वही थे, बदला तो सिर्फ एक चीज, लीडर। सिर्फ लीडर। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हर बार हारने वाली टीम की गलती सिर्फ लीडर की होती है? हो सकता है उस टीम के लोग ही, मतलब काबिल ना हो। क्या ये सिद्धांत हर स्थिति में लागू होता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और सोर्स ये नहीं कहता कि टीम के सदस्य जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल हैं। तो फिर? लेकिन उसका तर्क ये है कि एक अच्छा लीडर अक्षम लोगों को या तो ट्रेनिंग देकर सक्षम बनाता है या फिर उन्हें टीम से हटा देता है। टीम का स्टैंडर्ड बनाए रखना भी तो लीडर की ही जिम्मेदारी है। सही बात है। उस नाव वाली कहानी में जब अच्छा लीडर आया तो उसने उन्हीं थके और निराश लोगों में जीत का विश्वास भर दिया। उसने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि उन्हें समझाया कि एक साथ मिलकर काम कैसे करना है, एक रणनीति बनाई, और सबको वो यकीन दिलाया कि जीतना संभव है। हाँ, उसने हार की जिम्मेदारी ली और जीत का रास्ता बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीडर का काम सिर्फ आदेश देना नहीं है। नहीं, उसका काम एक माहौल बनाना है, एक ऐसा माहौल जहां हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके। बिल्कुल, और ये हमारी निजी जिंदगी पर भी उतना ही लागू होता है। ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार आप अपनी जिंदगी के सीईओ हैं। अगर आपकी सेहत खराब हो रही है, आदतें बिगड़ रही हैं या आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो इसके लिए किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। मतलब? इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की लीडरशिप सही से नहीं निभा रहे हैं। जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर स्थिति की जिम्मेदारी आपकी है, उसी दिन आप हालात को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। आप एक शिकार की भूमिका से निकलकर एक लीडर की भूमिका में आ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर जिम्मेदारी लेना और लीडरशिप इतनी शक्तिशाली चीजें हैं, तो हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करने से कतराते क्यों हैं? कोई तो रुकावट होगी है। सोर्स के अनुसार हमारे रास्ते में जो सबसे बड़ी दीवार है वो है हमारा ईगो, हमारा अहंकार। हाँ, और यहाँ अहंकार का मतलब सिर्फ घमंड या अकड़ नहीं है, जैसा हम आम तौर पर समझते हैं। तो फिर क्या है? सोर्स के अनुसार ईगो का एक बहुत ही खतरनाक और कह सकते हैं चालाक रूप है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म यानी हर चीज को एकदम सही तरीके से करने की चाह। हाँ, ये तो सुनने में एक अच्छी बात लगती है। हम सब अपना काम परफेक्टली करना चाहते हैं। ये ईगो का खतरनाक रूप कैसे हुआ? ये एक जाल है। ईगो हमें कहता है, मैं कल से जिम जाना शुरू करूंगा जब मेरा मूड अच्छा होगा और मेरे पास सही जूते होंगे। हाँ, ये होता है। या मैं ये नया काम तब शुरू करूंगा जब मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ये सही समय का इंतजार, ये सब कुछ पता होने की शर्त असल में काम को टालने का एक बहुत ही खूबसूरत बहाना है। अच्छा। ईगो को फेल होने से डर लगता है, इसलिए वो आपको शुरू ही नहीं करने देता। वो कहता है, अगर परफेक्ट नहीं कर सकते तो करो ही मत। तो फिर मजबूत मानसिकता का रास्ता क्या है? अगर हर काम को परफेक्ट तरीके से करने का इंतजार करना एक जाल है, तो इससे बाहर कैसे निकलें? सोर्स इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब देता है, जो हमारी उम्मीदों के बिल्कुल उल्टा है। क्या है वो? रास्ता है बोरिंग हो जाना। बोरिंग? हाँ, ट्रांसक्रिप्ट में एक लाइन है जो दिमाग में बैठ जाती है। स्ट्रॉन्ग लोग परफेक्ट नहीं होते, स्ट्रॉन्ग लोग बोरिंग होते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम सब तो एक्साइटिंग बनना चाहते हैं, बोरिंग नहीं। बिल्कुल। लेकिन शायद यही सबसे बड़ा सच है। सफलता अक्सर बहुत सारे उबाऊ दिनों का नतीजा होती है। ठीक यही। इसका मतलब है कि वो मोटिवेशन या मूड का इंतजार नहीं करते। वो हर रोज सुबह उठकर वही जरूरी लेकिन शायद उबाऊ काम करते हैं, चाहे उनका मन हो या ना हो। उनका ईगो ये नहीं कहता कि मैं आज कुछ महान करूंगा। उनका अनुशासन कहता है, मैं आज भी वही करूंगा जो कल किया था। कंसिस्टेंसी। यही निरंतरता, यही कंसिस्टेंसी उनकी असली ताकत है। वो अपने मूड के गुलाम नहीं, अपनी आदतों के मालिक होते हैं। मतलब बड़े बड़े वादे करने की जगह छोटे छोटे कदमों की ताकत, जिन्हें हर रोज बिना चूके लिया जाए। बिल्कुल। जब आप अपने ईगो को साइड में रखकर रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, तो सोर्स के मुताबिक 30 दिन में वो एक आदत बन जाती है। 30 दिन में आदत? 90 दिनों में वही चीज आपका अनुशासन बन जाती है, और 1 साल तक लगातार करने के बाद वही आपकी पहचान बन जाती है। वाह। ईगो आपको खास महसूस कराता है, लेकिन अनुशासन आपको मजबूत बनाता है।
और मजबूती हमेशा खास होने से ज्यादा कीमती होती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठना ही असली ताकत है। जब तक हम स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में देकर शिकायत करते रहेंगे कि गाड़ी गलत दिशा में जा रही है, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। बिल्कुल सही। और ये याद रखना कि लीडरशिप कोई पद या टाइटल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। ये एक जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी सबसे पहले खुद की जिंदगी के लिए लेनी पड़ती है। जिस पल आप ये मान लेते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति चाहे वो कैसी भी हो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, उसी पल आप एक विक्टिम की मानसिकता से निकलकर एक लीडर की मानसिकता में प्रवेश कर जाते हैं। आप समस्या का हिस्सा नहीं रहते, आप समाधान का स्रोत बन जाते हैं। ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर आज इसी पल किसी को अपनी जिंदगी की किसी एक ऐसी चीज की 100% जिम्मेदारी लेनी हो जिसे अब तक टाला जा रहा था या जिसके लिए किसी और को दोष दिया जा रहा था, तो वो क्या होगी? इस पर जरूर सोचिएगा।